नमस्कार। हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जब हमने पॉलीमर्स के एप्लीकेशन डिस्कस किए थे तो उससे ये तो क्लियर हो गया था कि किस तरीके से पॉलीमर हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो चुके हैं। तो चलिए, आज हम पॉलीमर बनने का जो प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस प्रोसेस से पॉलीमर्स बनते हैं उसे पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में पॉलीमराइजेशन एंड पॉलीमर्स को समझने के लिए जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमराइजेशन, देन टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉलीमराइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर, पॉलीमर प्रोसेसिंग टेक्निक्स, मैकेनिज्म, co-polymers, biodegradable polymers and calculation of molecular mass of polymers। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन से। Polymerization is a fundamental process in which monomer molecules जो होते हैं they join together and form large molecule जिनको कि हम पॉलीमर कहते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन को हम चेन ग्रोथ भी कहते हैं और कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कहते हैं। इसी तरीके से पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स यूज हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं या कितने तरह के मोनोमर्स यूज हो रहे हैं, इसके बेस पे अगर हम क्लासिफाई करना चाहें तो पॉलीमर्स को हम होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में डिवाइड कर सकते हैं। होमोपॉलीमर हमारे वो पॉलीमर हुए जिनमें की मोनोमेरिक यूनिट जो होती है वो सेम होगी, सेम सिंगल मोनोमेरिक स्पीशीज से ये बनते हैं। जबकि कोपॉलीमर्स में टू डिफरेंट मोनोमर्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में। एग्जाम्पल है बुनर्स, जो कि हम आगे कवर करेंगे। अब हम देखते हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये मैकेनिज्म के बेस पे ही है, जो कि अभी हमने देखा था चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर एडिशन पॉलीमराइजेशन। इसके जो स्टेप है, 3 स्टेप प्रोसेस होता है। फर्स्ट आपका हो गया इनिशिएशन, जिसमें कि आपके फ्री रेडिकल्स या आयन बनते हैं। देन आपका आया प्रोपेगेशन, जिसमें कि मोनोमर्स आपके एड ऑन होते जाते हैं और एक बिग चेन आपकी बनाएंगे। देन आपका आया टर्मिनेशन, कि जो ग्रोइंग चेन है वो किस तरीके से स्टॉप हो जाए, तो ये आपका आया टर्मिनेशन। एग्जाम्पल आपके फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू जो पॉलीमर्स आपके बन रहे हैं जस्ट लाइक पॉलीइथाइलिन, ये आपका इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन या फिर कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसके भी अपने स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हुआ वो है आपका कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या है कि मोनोमर्स जो होते हैं वो आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। अब वो स्मॉल मॉलिक्यूल हमारा वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है या फिर कुछ और। देन आपकी आती है ग्रोथ, जिसमें कि मोनोमर्स आपस में जुड़ के एक लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। और ये प्रोसेस आपका तब तक चलता है जब तक कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन ना आ जाए। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे एडिशन में आपका टर्मिनेशन हो रहा था, यहाँ पे टर्मिनेशन किस तरीके से होता है? तो सिंपल सी चीज है कि स्टेप ग्रोथ जो आपका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, यहाँ पे टर्मिनेशन आपका या तो एंड ग्रुप रिएक्शन के थ्रू हो रहा होगा या फिर क्रॉस लिंकिंग के थ्रू हो रहा होगा। इट मीन्स कि जो एंड ग्रुप आपका कंडेंसेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो अगर किसी और ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जाएंगे तो आपका कंडेंसेशन वाला स्टेप नहीं हो पाएगा और रिएक्शन आपकी स्टॉप हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल है आपका नायलॉन। देन हम अब देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि पॉलीमराइजेशन के स्टेप को अफेक्ट करेंगे।
तो सबसे पहली चीज है मोनोमर। मोनोमर का जैसा स्ट्रक्चर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा पॉलीमर बनेगा, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट थिंग हो गई रिएक्शन कंडीशन। किस कंडीशन में पॉलीमर की रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर क्या है उसका, प्रेशर क्या है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस है, कौन सा कैटलिस्ट है, ये कुछ चीजें हैं जिन पे कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन आपकी डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है आपका सॉल्वेंट एंड मीडियम। सॉल्वेंट क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है आपके रिएक्शन काइनेटिक्स में। देन आपका आता है प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट। जाहिर सी बात है, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रिएक्शन मैकेनिज्म, अब अगर रिएक्टेंट हमारा इम्प्योर होगा तो हो सकता है जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ना बन के कुछ और बन जाए। इसी वजह से प्योरिटी ऑफ रिएक्टेंट काफी इंपॉर्टेंट होती है हाई यील्ड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक आइडियल पॉलीमर की प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, या फिर वो प्रॉपर्टीज जो पॉलीमर की डिजाइनिंग में कंसीडर की जाती है। तो सबसे पहले आता है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया कि स्ट्रेंथ कैसी है, हाई स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ आपकी हाई होनी चाहिए, फ्लैक्सिबिलिटी है या कहिए इलास्टिसिटी है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस मतलब जो सडन शॉक है वो आपका जो प्रोडक्ट है बियर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैकेनिकल के बाद आपका आता है थर्मल प्रॉपर्टीज। थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट कितना होना चाहिए या फिर थर्मल कंडक्टिविटी जनरली पॉलीमर्स में लो रखी जाती है जिससे कि वो गुड इंसुलेटर बन सके। इसी तरीके से आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हो गई कि पॉलीमर्स इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है कि हमको कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी चाहिए, तो वहां पे अंडर सर्टेन कंडीशन इस तरीके से पॉलीमर डिजाइन किए जाते हैं कि उनमें ये प्रॉपर्टी हो। तो इनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टिव पॉलीमर्स कहते हैं, लाइक पॉली एनिलीन। इनके अलावा कौन सी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, केमिकल रेजिस्टेंस। केमिकल रेजिस्टेंस में आपका जो पॉलीमर इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वो सॉल्वेंट और एसिड बेस इनके साथ रिएक्ट ना करे, या यूवी रेडिएशन और अदर जो आपके वेदरिंग फैक्टर्स होंगे उनका इस पे इफेक्ट ना पड़े। देन आता है आपका ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। हमको ट्रांसपेरेंट चाहिए प्रोडक्ट या ओपेक चाहिए, ये भी डिसाइड करता है कि हमारा रिएक्टेंट कैसा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए, या आपकी रिएक्शन कंडीशंस क्या होनी चाहिए। देन आता है कलरेबिलिटी कि पॉलीमर्स कलर्ड चाहिए तो रिएक्शन में क्या चीज ऐड की जाए, कौन सा कलर चाहिए, ये सारी चीजें आ गई हमारी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में। देन बैरियर प्रॉपर्टीज कि गैस परमेबिलिटी चाहिए कि नहीं प्रोडक्ट में, जैसे कि जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होते हैं उनकी डिजाइनिंग में ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसी तरीके से वाटर वेपर ट्रांसमिशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, जो आपके फूड पैकेजिंग मटेरियल्स की डिजाइनिंग होती है उनमें ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका आता है बायोकम्पैटिबिलिटी एंड बायो एक्टिविटी। देन आता है हमारा प्रोसेसिंग प्रॉपर्टीज, मोल्डेबिलिटी है कि नहीं, प्रोसेसिबिलिटी है कि नहीं। देन ऑफ कोर्स एनवायरमेंटल प्रॉपर्टीज कि रिसाइक्लेबिलिटी है कि नहीं, बायोडिग्रेडेबिलिटी है कि नहीं। ये सारी चीजें फैक्टर्स जो हैं वो एक तरीके से कंसीडर किए जाते हैं आपको किस तरह का पॉलीमर चाहिए उसकी डिजाइनिंग। अब हम देखते हैं पॉलीमर की जो प्रोसेसिंग होती है उनकी कौन कौन सी टेक्निक है। तो इन टेक्निक को बेसिकली हम प्राइमरी और सेकेंडरी इसमें डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी टेक्निक हमारी कौन सी हुई, जैसे कि
इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होगा कि जो हमारा रॉ मटेरियल है, रिएक्टेंट्स सब, उसको हम एक तरफ से डालेंगे और ये हमारा एक तरीके का मोल्ड है कि किस डिजाइन का, किस शेप का हमको प्रोडक्ट चाहिए, और यहां से आपका इंजेक्शन के थ्रू वो उस मोल्ड में पहुंचेगा प्रोडक्ट, एंड देन आफ्टर कूलिंग उस शेप का प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर इसी तरीके से आप देखो तो आता है एक्सट्रूजन, जिसमें कि आपका मटेरियल एक नीडल से एक्सट्रूड हो रहा है। देन आया आपका कंप्रेशन। कंप्रेशन में अगर आप देखो तो ये आपका मोल्ड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मटेरियल रखा, देन इसमें कंप्रेस किया और आपको डिजायर्ड शेप का अकॉर्डिंग टू मोल्ड प्रोडक्ट आपको मिलेगा। देन आपका आता है सेकेंडरी प्रोसेसिंग में रोटेशनल मोल्डिंग, जिसमें कि सबसे पहले हम मोल्ड के अकॉर्डिंग प्रेशर देके आपका जो मटेरियल है उसको डिजाइन कर रहे हैं। देन हीटिंग, कूलिंग एंड आपका प्रोडक्ट रिकवरी का स्टेप आता है। इसी तरीके से आपका होता है थर्मोफॉर्मिंग। इसमें जो आपका मटेरियल है, जनरली जैसे मेटल होता है, इसको आप हीट करते हैं, देन मोल्ड के ऊपर रख के अकॉर्डिंगली उसको शेप देते हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लो मोल्डिंग। ब्लो मोल्डिंग में जो आपकी ब्लैंक स्पेस वाले प्रोडक्ट हैं, जैसे कि आपकी बॉटल्स होती हैं, वो डिजाइन की जाती हैं और इस तरीके से मोल्ड में ये ब्लो किए जाते हैं कि जो मटेरियल है वो वॉल की तरफ आपका आ जाएगा और डिजायर्ड शेप का प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म। जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो हमारे एडिशन पॉलीमराइजेशन थे उनमें आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो रहा था, जो कि 3 स्टेप में हो रहा था। फर्स्ट स्टेप है आपका चेन इनिशिएशन, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में दिखाया गया है। ये आपका जो बेंजोइल परऑक्साइड है, इससे आपके फिनाइल रेडिकल बन रहे हैं, जो कि नेक्स्ट स्टेप में इथाइलिन के साथ रिएक्ट करके फर्दर फ्री रेडिकल बनाएंगे। अब इनिशिएशन के बाद हमारा कौन सा स्टेप था, इलोंगेशन का या प्रोपगेशन। तो वहां पे क्या है कि फ्री रेडिकल हमारे जो न्यूट्रल आपका मॉलिक्यूल होगा उसके साथ रिएक्ट करेंगे और फिर से एक फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, और ये फ्री रेडिकल नेक्स्ट आपका फिर से मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और एक फ्री रेडिकल आपका जनरेट होगा, और इसी तरीके से प्रोसेस हमारा चलता जाएगा। कब तक, जब तक कि टर्मिनेशन का स्टेप ना आ जाए। टर्मिनेशन कैसे हो रहा है, अगर कभी फ्री रेडिकल आपस में ही रिएक्ट कर गए तो आपका टर्मिनेशन हो जाएगा रिएक्शन का, कि रिएक्शन में फिर फर्दर फ्री रेडिकल नहीं बचेंगे फर्दर प्रोपेगेशन के लिए। तो ये तो था आपका फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पॉलीमर्स के। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, जिसको कि हम टेफ्लॉन भी कहते हैं। ये बनते कैसे हैं, जाहिर सी बात है, टेट्राफ्लोरोइथेन ये हमारा बेसिक मोनोमर हो गया जिसके थ्रू ये बन रहे हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा और ये आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन बन रहा है। केमिकली इनर्ट होते हैं, और यूज कहाँ हो रहा है, इनका एप्लीकेशन कहाँ है, जो ऑयल सील या गैस्केट के प्रिपरेशन है, ये नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उनकी नॉन स्टिक सरफेस की कोटिंग में यूज होते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। पॉली एक्रिलोनाइट्राइल भी हमारा कैसा है पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर है। किसके थ्रू बन रहा है,
फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन के थ्रू बन रहा है। और इसमें मोनोमर क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल। और ये यूज कहाँ हो रहा है, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर वूल, यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये यूज हो रहा है, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोपॉलीमर जो होते हैं, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन, उनका मैकेनिज्म किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ेंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। स्मॉल मॉलिक्यूल हमारे क्या हो गए, मोनोमर्स। लार्ज मॉलिक्यूल क्या हो गए, पॉलीमर। लेकिन मोनोमर्स जब आपस में जुड़ेंगे तो उस प्रोसेस में कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल एज अ बाई प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, लाइक वाटर है, कोई अल्कोहल हो गया लाइक मिथेनॉल, या कुछ और। एग्जाम्पल हम देखते हैं जिससे कि चीजें और क्लियर हो जाए। ये हमारा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हमारा है डाइऑल। यहां से आपका वाटर मॉलिक्यूल जो है वो हमारा रिलीज हो रहा है, और प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, ईस्टर। ये आपका ईस्टर लिंक डेवलप हो रही है। एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल है मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर। मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर आपका कैसा हो गया, कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया। मोनोमर्स इसमें क्या हुए, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन मींस कोई ना कोई स्मॉल मॉलिक्यूल आपका रिलीज हो रहा होगा। अब ये आपस में ज्वाइन कैसे कर रहे हैं, इसके इसी बेसिस पे नंबर ऑफ स्ट्रक्चर पॉसिबल है, कि फॉर्मेल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल यहाँ पे जुड़ रहा है कि दो मॉलिक्यूल आपके जुड़ रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रक्चर हमारे बनते जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये दोनों जो हमने एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं, ये हमारे पॉलीमर कौन से हुए, कोपॉलीमर, क्योंकि यहाँ पे मोनोमर दो अलग अलग टाइप के हैं। और प्रोसेस कौन सा यूज हो रहा है, मैकेनिज्म कंडेंसेशन। अब हम देखते हैं कोपॉलीमराइजेशन के और एग्जाम्पल, जैसे कि ब्यूटा 1,3 डाइईन एंड स्टाइरीन, ये आपस में जुड़ रहे हैं और पॉलीमर बन रहा है जिसको कि हम बुन्ना एस भी कहते हैं। लेकिन ये पॉलीमर हमारा कैसा होगा, एडिशन पॉलीमर। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है ब्यूटा 1,3 डाइईन और स्टाइरीन की, वो क्या होगी, 3:1 का रेशियो होगा। और इससे जो पॉलीमर बन रहा है उसका एप्लीकेशन कहाँ है, वो कार के जैसे टायर्स जो होते हैं उसके प्रिपरेशन में ये यूज होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, विनाइल क्लोराइड, विनाइल एसीटेट कोपॉलीमर, जिसको कि हम वेनियन भी कहते हैं। यहाँ पे विनाइल एसीटेट एंड विनाइल क्लोराइड एज अ मोनोमर यूज हो रहे हैं। और रेशियो क्या है, 85% विनाइल क्लोराइड एंड 15% विनाइल एसीटेट। जनरली लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू होमोपॉलीमर। और एप्लीकेशन कहाँ है, ग्रामोफोन, रिकॉर्ड एंड फ्लोरिंग में, फ्लोरिंग मटेरियल के प्रिपरेशन में ये यूज किए जाते हैं। अब जब हम कोपॉलीमराइजेशन की बात कर रहे हैं तो कोपॉलीमर को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। कोपॉलीमर को ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, जो कि अभी हमने एग्जांपल्स देखे। लेकिन अगर हम देखें कि जो मोनोमर है वो अरेंज किस तरीके से हो रही है पॉलीमर के चेन में, उसके बेस पे अगर हम कोपॉलीमर को देखें तो अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें से कुछ हैं
जैसे ऑल्टरिंग कोपॉलीमर, इसमें देखिए फिगर से क्लियर है कि यहाँ पे जो दोनों मोनोमर्स हैं वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है ऑल्टरिंग पॉलीमर के बाद आपके क्या आएंगे, रैंडम कोपॉलीमर। रैंडम में कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होगा और दोनों पॉलीमर किसी भी तरीके से कहीं पे भी आपके जुड़ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉक पॉलीमर, जिसमें एक एक जो आपके टाइप के मोनोमर होंगे वो एज अ ब्लॉक आपके जुड़ रहे हैं। देन आपका आता है ग्राफ्ट पॉलीमर। एक पॉलीमर आपका चेन बनाएगा और दूसरा पॉलीमर उस पे एज अ साइड चेन ग्राफ्टिंग की तरीके से अटैच रहता है। अब हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अगर हम देखें कि किस तरीके से उनका सोर्स क्या है मोनोमर का, उस बेस पे दो कैटेगरी में डिवाइड हो सकते हैं, नेचुरल बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एंड सिंथेटिक बायोडिग्रेडेबल। नेचुरल बायोडिग्रेडेबल में अगर हम देखें तो वो पॉलीसेकेराइड हो सकते हैं, मोनोमर यूनिट अगर आपकी सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन है तो वो आपके पॉलीसेकेराइड्स हुए, या फिर पॉलीएमाइड्स हुए, या हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स लाइक डीएनए, आरएनए। वहीं अगर सिंथेटिक में देखें बायोडिग्रेडेबल में तो पॉलीईस्टर हो सकते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, या पॉलीकैप्रोलैक्टोन, या फिर देखें तो एनहाइड्राइड अगर हमारे एज अ मोनोमर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो पॉली एनहाइड्राइड, या फिर अमीनो एसिड एज अ मोनोमर है तो पॉली अमीनो एसिड्स बनते हैं ना। अब हम देखते हैं मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से डिटरमिन करते हैं पॉलीमर का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और कैलकुलेशंस में और जनरली एग्जाम में पूछा भी जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पॉलीमर जो हमारा बन रहा है प्रोडक्ट, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज इससे इन्फ्लुएंस्ड होती है ना। मॉलिक्यूलर मास हमारे दो तरीके के हो सकते हैं जनरली। एक आपका हो गया नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसका की फॉर्मूला आपका हो गया सिग्मा ऑफ एम आई एन आई एंड सिग्मा ऑफ एन आई। देन दूसरा आपका हो गया वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट, जिसका की फॉर्मूला हुआ एम आई स्क्वायर एन आई अपॉन सिग्मा ऑफ एम आई एन आई। यहाँ पे एम आई और एन आई क्या है? तो एम आई आपका हो गया मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईच चेन, और एन आई क्या हो गया, नंबर ऑफ चेन्स। अब यही हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि सपोज हमारे पास कोई एक पॉलीमर बना है जिसमें कि जो चेन है वो हमारे 10 है, नंबर ऑफ चेन हमारे 10 है, एक और 4 3 3, ये आपकी डिफरेंट चेन्स हो गई और इन चेन के ये आपके रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूलर वेट हैं। अब अगर हमको इस डेटा से नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला हमें पता है सिग्मा ऑफ एम आई एन आई अपॉन सिग्मा ऑफ एन आई। इसी के बेस पे अगर हम लिखें तो क्या होगा, ये आपका एन हो गया, ये हमारा एम हो गया, तो N1 M1 प्लस N2 M2 प्लस N3 M3 अपॉन सिग्मा ऑफ N मीन्स 4 + 3 + 3 10। इसको फर्दर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा,
1900 ग्राम पर मोल। इसी तरीके से अगर हमें कैलकुलेशन करनी हो फॉर वेट एवरेज मोलिकुलर मास, तो हम कैसे करेंगे? यहाँ पे आपका फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सिग्मा ऑफ MI का स्क्वायर NI, यानी कि m का स्क्वायर 10⁻³ का स्क्वायर कितना हो गया? 10⁻⁶। एज अ रिजल्ट आप देखो, कैलकुलेशन अगर आप करोगे स्टेप वाइज, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास इसका ज्यादा होगा Mn से। तो ये तो थे कुछ फैक्ट हमारे पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के। आई होप ये मटेरियल आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।